Hello everyone, this is your political science class for BA third year. Today topic is लोकनायक जयप्रकाश नारायण। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। जयप्रकाश नारायण, इनका बर्थ ईयर है 1902 1902 से 1979। ओके, फर्स्ट इनकी कोटेशन है, मेरा अतीत का जीवन पथ किसी बाहरी व्यक्ति को अस्थिरता तथा अंधावेशन का एक टेढ़ा मेढ़ा वक्र जैसा लगेगा, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे उसमें विकास की एक अटूट श्रृंखला दिखाई पड़ती है। इट मीन्स अगर कोई इनके पास्ट को देखेगा तो उसे क्या लगेगा, ये सब कुछ बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, कुछ मतलब एक सीधी रेखा में विकास नहीं हुआ है। लेकिन जब ये खुद को पास्ट में देखते हैं, अपने पास्ट को देखते हैं, तो इन्हें उसमें विकास दिखाई देता है, डेवलपमेंट दिखाई देता है कि इन्होंने कितनी ग्रोथ की है। स्टार्टिंग में ये समाजवाद के प्रमुख व्याख्या थे, सोशलिज्म पर बिलीव करते थे, लेकिन फिर बाद में इनके विचारों में चेंज आया और ये सर्वोदयी समग्र क्रांति के निष्ठावान प्रणेता बन गए। मीन्स ये सबके भले के बारे में सोचने लगे, ठीक है। इसीलिए इनके संघर्षशील जीवन, जो इन्होंने पूरी लाइफ संघर्ष किया, उसके कारण लोगों ने इसे की उपाधि दी, लोकनायक की। ओके, इन्हें लोकनायक की उपाधि दी गई है और किसने दी है, लोगों ने दी है। अब देखेंगे हम इनकी बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जीवन परिचय। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को गंगा सरयू नदी के संगम पर, जहाँ पे गंगा और सरयू नदी मिलती हैं, उस पर बसे सिताब दियरा नामक गांव में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम हरसुदयाल और माता का नाम फूलरानी देवी था। इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो गांव में हुई थी और इनकी हायर एजुकेशन पटना में हुई थी। पटना में इन्होंने एडमिशन लिया था। फिर 1920 में इनका विवाह कांग्रेस नेता श्री ब्रजकिशोर बाबू की बेटी प्रभावती देवी के साथ कर दिया गया था, ठीक है। जब ये पटना में पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, तो उसी समय इन पर ये बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय विचारों से प्रभावित होने लगे थे। मतलब उस समय लोग गुलाम थे, है ना, हमारा देश गुलाम था, तो ये राष्ट्रीय विचारों से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुए थे। ये एक मेधावी तथा कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे और हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की इनको अच्छी नॉलेज थी, ठीक है। गांधी जी ने जब 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था, तो उस समय इन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़कर ये उस आंदोलन में कूद पड़े थे। बहुत सारे युवाओं ने ऐसा किया था, लेकिन फिर जब चोरा चोरी कांड के बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था, तो और लोगों ने अपनी पढ़ाई को दोबारा स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये ऐसी किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ना नहीं चाहते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की है, ठीक है। फिर ये 1922 में हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गए, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने क्या करा, काम भी किया साथ में और वहाँ पर पढ़ाई भी की, ठीक है। वहीं से इन्होंने स्नातक बीए की डिग्री ली और बाद में समाजशास्त्र सोशल साइंस में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 7 साल तक इन्होंने वहीं पर पढ़ाई की, ओके। वहाँ पर ये मार्क्सवादी साम्यवाद के संपर्क में आए और इन लोगों का इन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, ठीक है। एम.एन. रॉय ने भी मार्क्सवादी के बारे में लिखा था, तो उनका भी, उनके विचारों का प्रभाव भी इन पर पड़ा, ठीक है। तो इन्होंने इस बारे में लिखा है, सफल पूंजीवाद की भूमि अमेरिका में मैं मार्क्सवाद या अधिक उपयुक्त शब्दों में सोवियत साम्यवाद का अनुयायी हो गया, ठीक है। फिर ये इंडिया वापस लौट आए थे 1929 में और फिर इनकी मुलाकात नेहरू से हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने इनकी विचारों से प्रभावित होकर इन्हें कांग्रेस के श्रम अनुसंधान ब्यूरो के अध्यक्ष पद के लिए इनवाइट किया और फिर इन्होंने 1930 में उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर 1930 में गांधी जी ने एक नया आंदोलन शुरू कर दिया था, सवनीय विज्ञा आंदोलन। फिर ये इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर 1932 में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया और नासिक रोड सेंट्रल जेल में नज़रबंद कर दिया गया, ठीक है। वहाँ पर ये कुछ युवा नेताओं से मिले जो कैसे थे, समाजवादी विचारधारा के थे। तो फिर इन सब ने 1934 में जब ये जेल से रिहा हुए तो कांग्रेस समाजवादी दल का गठन किया। बाद में इन्होंने इसको अच्छा नहीं माना और उसको छोड़ दिया था, ठीक है। फिर इन्होंने राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया और फिर
1939 में समाजवादी विचारधारा के प्रचार के लिए इन्होंने बम्बई से कांग्रेस सोशलिस्ट नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया, जिससे मतलब लोग समाजवादी विचारधारा को जान सके। ठीक है, साप्ताहिक पत्र निकाला मतलब वीकली, क्या नाम था उसका, कांग्रेस सोशलिस्ट। ठीक है, फिर इसके बाद 1942 में गांधी जी का एक नया आंदोलन शुरू हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर रहे थे, है ना। फिर जयप्रकाश हजारीबाग जेल में उस समय नज़रबंद थे, तो इन्होंने अपने आप को आज़ाद कराने के लिए जेल से फरार हो गए और नेपाल चले गए। फिर ये कई देशों में घूमे, यात्राएं की, और 1943 में इन्हें लाहौर में अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, और फिर वहीं के जो फोर्ट होते हैं, किले होते हैं, वहीं पर नज़रबंद कर दिया गया। 1947 में फाइनली हमारा देश आज़ाद हो गया, है ना। और देश की स्वतंत्रता के पश्चात इन्होंने किसी सरकारी पद पर रहना स्वीकार नहीं करा, और ये बिल्कुल अलग रहे थे, अलग पॉलिसी रही थी। और क्यों नहीं एक्सेप्ट करा था इन्होंने, क्योंकि ये समाजवाद के फेवर में थे, और वहाँ की जो पॉलिसी थी कांग्रेसियों की, वो समाजवाद की तरह नहीं थी। फिर इन्होंने भारतीय समाजवाद पार्टी का गठन किया था, और फिर वो भी इन्हें ठीक नहीं लगा। इलेक्शन वगैरह भी हुए, उसमें ज़्यादा समर्थन भी नहीं मिला था। ठीक है, और जो समाजवादी लोग थे उससे भी इन्होंने ये पाया कि हम अपने देश की पूरी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने उसको भी छोड़ दिया। ठीक है, फिर 1951 में विनोबा भावे, उन्होंने क्या करा, भूदान आंदोलन चलाया। भूदान आंदोलन क्या था, लैंड को गिफ्ट करने का आंदोलन। तो इन्हें पहले तो इसमें इंटरेस्ट नहीं आया, और बाद में इन्हें ये अच्छा लगा, तो इन्होंने अपना पूरी लाइफ इसी में डेडिकेट कर दी कि मुझे किसी तरह इसको ही आगे बढ़ाना है। फिर इनके विचारों में चेंज आया, और इन्होंने कहा भारतीय सामाजिक परिस्थितियों में गांधीवाद ही सच्चा समाजवाद है। ये फिर गांधीवाद की तरफ झुक गए, और समाजवाद का इन्होंने क्या डेफिनेशन दी, गांधीवाद ही सच्चा समाजवाद है। ओके, फिर ये गांधीवादी बन गए। नेक्स्ट 1970 में एक नक्सली समस्या हुई थी, वो भी इन्होंने सॉल्यूशन करने के तरीके अपनाए, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। 1971 में एक दस्यु समस्या थी, मतलब वहाँ पे जो चोर डकैत थे वो वहाँ पे परेशानी क्रिएट करते थे, तो इनके प्रभाव में आके 400 दूरदान दस्युओं ने इनके सामने हथियार डाल दिए थे। ठीक है, फिर 1973 में इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, फिर इनका स्वास्थ्य भी गिरने लगा, और इन्होंने राजनीति से हटा लिया था अपने आप को। फिर 1974 से 75 में गुजरात और बिहार में देश के शुद्धिकरण हेतु छात्रों ने आंदोलन चलाया, जिसका नेतृत्व का कार्य इन्होंने अपने ऊपर ले लिया, और इसे संपूर्ण क्रांति की अवधारणा ही नहीं दी, बल्कि जनता को आह्वान दिया कि सब लोग इसमें आके जुटे। ठीक है, फिर 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम में इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगा दिया था और इनको जेल में डाल दिया था, क्योंकि उन्होंने उनसे क्या मांगा था, नैतिक त्यागपत्र मांगा था। मीन्स वो नैतिक आधार पर अपना रिज़ाइन कर दें। ठीक है, फिर तभी से इनकी तबीयत काफ़ी डाउन रहने लगी, और 8 अक्टूबर 1979 को ये अपने पैतृक भवन में ही इनका निधन हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग द थॉट ऑफ जयप्रकाश। जयप्रकाश के चिंतन को प्रभावित करने वाले तत्व, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने इनके विचारों को अफेक्ट किया। ठीक है, इसमें पहले तो ये समाजवाद के थे, लेकिन बाद में आप देखोगे इन पे मार्क्सवाद का भी प्रभाव पड़ा, और फिर फाइनली एक गांधीवाद की तरफ झुक गए थे। ठीक है, अब फर्स्ट है इसमें प्रारंभिक प्रभाव, इनिशियल इन्फ्लुएंस। प्रारंभ में इन पे श्रीमद् भागवत गीता का भी प्रभाव पड़ा था, ये हर समय उसको अपने पास रखते थे, और उससे इन्होंने सीखा था कर्म की वैल्यू, कि हम कर्म करेंगे तभी हमें फल मिलेगा। ठीक है, अब इन्होंने अमेरिका में जब पढ़ाई करी थी तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो इन्होंने वहाँ पे बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी किया था। तो इन्होंने इस बारे में लिखा था, मैंने भारत में गरीबी देखी थी, पर उसका अनुभव तो मुझे अमेरिका में ही हुआ। ठीक है, सेकेंड है मार्क्सवादी प्रभाव, मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस। जब ये अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तो इन पे मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, और इसके साथ ही लेनिन
के नेतृत्व में रूस में हुई साम्यवादी क्रांति। रूस में जो साम्यवादी क्रांति हुई थी उसका भी इन पे बहुत प्रभाव पड़ा था और इन्होंने ये मान लिया था कि मानव को हम शोषण से मुक्ति दिलाने का सिर्फ ये एकमात्र तरीका है कि हम यहाँ पर भी क्या करें, साम्यवादी क्रांति करें। ठीक है, और ये पूरी तरह मार्क्सवादी बन गए थे, लेकिन फिर इनके विचारों में परिवर्तन आया और बाद में इन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया था। ठीक है, कैसे छोड़ा था, फिर इन पे गांधीवादी प्रभाव आया था, मीन्स गांधीज्म इन्फ्लुएंस। अब ये 2 टाइम्स हुआ था। जब ये पढ़ाई कर रहे थे तब हुआ था 1920 में, जब ये असहयोग आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और सेकंड पीरियड था जब ये अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके यहाँ आए थे भारत। तो जैसे जैसे इन पे मार्क्सवादी का प्रभाव कम होता गया तो ये गांधीवादी विचारधारा के रंग में रंग गए। ठीक है, इनका फिर यही लक्ष्य बन गया कि हम अपने देश को कैसे स्वतंत्र करा सकते हैं अगर हम गांधीवाद के विचारधारा को अपनाएंगे, इसके मार्ग को अपनाएंगे। ठीक है, वैसे इनके गांधी जी से सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रैक्टिकल कई बार मतभेद हुए, है ना, लेकिन फिर भी ये गांधीवाद के मार्ग को ही अच्छा मानते थे। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ भूदान, ग्रामदान, यूनिवर्सल अपलिफ्ट। भूदानी, ग्रामदानी और सर्वोदयी प्रभाव, इन पे जो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था उसका बहुत प्रभाव पड़ा था। फिर वही भूदान आंदोलन ग्रामदान में बदल गया था, मीन्स पूरे के पूरे गांव दान हो गए थे। ठीक है, और फिर इनकी रणनीति किस ओर आ गई, सर्वोदयी प्रभाव पर, मतलब सबका भला करने वाले पे। क्यों, इन्होंने सिचुएशन को देख लिया था कि जो भी भूमि की समस्या है इन आंदोलनों को करने से उसका पूरी तरह से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, सिचुएशन वहीं की वहीं है और लोग अपने भले के लिए सत्ता का यूज़ कर रहे हैं, पावर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिलॉसफी ऑफ सोशल चेंज, समग्र क्रांति की ओर। लास्ट में इनके विचार किस ओर आ गए थे, समग्र क्रांति की, मीन्स हम जो देश में बुराइयां चल रही हैं उसको कैसे दूर कर सकते हैं, समग्र क्रांति से। ठीक है, ना तो ये भूमि समस्या भूदान से दूर होगी ना ग्रामदान से। हम इसके लिए जो समाज में इतनी सारी विषमताएं आ गई हैं, वैरायटीज़ आ गई हैं, है ना, जो शोषण हो रहा है लोगों को, उसका अंत कैसे किया जा सकता है, समग्र क्रांति से। ठीक है, तो फिर इन्होंने समग्र क्रांति की ओर रुख अपना लिया और इसमें इनका विचार किया था समग्र क्रांति में क्या होगा, ये एक ऐसा लोकतांत्रिक समाज होगा जिसमें प्रत्येक नागरिक एक श्रमिक होगा, मीन्स सब लोग क्या होंगे, लेबर होंगे, श्रमिक होंगे, और हर एक नर नारी में पूर्ण समानता होगी, मतलब सब स्त्री पुरुष इक्वल होंगे और विकास के सबको समान अवसर उपलब्ध होंगे। व्यक्तियों की आय में इतना अंतर नहीं होगा जिससे वर्गभेद उत्पन्न हो जाए, मीन्स जो ह्यूमन बीइंग की इनकम है वो इतना डिफरेंस नहीं होगा उसमें कि वो वर्ग भेद बन जाए कि अमीर गरीब शोषित वर्ग, है ना, और शासक वर्ग, ऐसा कोई वर्ग भेद नहीं होगा। और जो सारी संपत्ति है, जितनी भी वेल्थ है, उसका जो स्वामी है वो कौन होगा, समाज होगा। ठीक है, श्रम बेकार नहीं होगा बल्कि लोग एंजॉय करेंगे, मतलब काम करने को लोग अच्छा मानेंगे। कुल मिलाकर मानव जीवन अधिक संपन्न, संपूर्ण और सुंदर होगा। ठीक है, तो ये थे इनके फैक्टर जिनका इन पे प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट इनके जो अदर विचार हैं, है ना, और इनका जो मूल्यांकन है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।